Greetings, everyone. My name is Juhi Gupta, and we were discussing about the chapter biotechnology, in which we have discussed about the various principles, genetic engineering, which involve genetic engineering as well as bioprocess engineering. बट हमने सबसे ज्यादा डिटेल्स में जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा है कि कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के बारे में पढ़ते हैं, कैसे कैसे डिफरेंट एंजाइम्स यूज होती हैं पूरे प्रोसेस में, एंड देन उसके बाद फर्दर कि कैसे वो प्रोसेस टेक प्लेस करता है which lead to the generation of a recombinant DNA which gets transferred to a host organism leads to the production of a product. तो अभी तक हमने सारे प्रोसेस पढ़े थे, जिसमें से हमने लास्ट ये वाला प्रोसेस पढ़ा था कैसे एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर आप अपना डीएनए डालते हैं, डीएनए विद द प्लाज्मिड आप डाल पाते हैं एंड द प्लाज्मिड वर्क एज अ वेक्टर. तो डाल पाने के लिए बैक्टीरियल सेल वॉल को आपको पेनिट्रेट करवाना पड़ता है. तो पेनिट्रेट करवाने के लिए देयर आर डिफरेंट मीन्स विच यूजेस डाइवेलेंट कैटायंस विच मेक्स पोर्स इन द मेम्ब्रेन through which the entry takes place. That is one of the method. उसके अलावा माइक्रो इंजेक्शन, डायरेक्टली इंजेक्शन दे सकते हैं न्यूक्लियस में होस्ट ऑर्गेनिज्म के. देन इसके अलावा एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, दिस इज कॉल्ड एज द बायोलिस्टिक गन. जीन गन है, ये भी डायरेक्ट ट्रांसफर करवा सकती है विद द हेल्प ऑफ गोल्ड एंड टंगस्टन पार्टिकल्स. इसके अलावा I think you guys must be knowing the symbols for gold and tungsten, not a part of the section here, but just an information. I think tungsten, just a second, I'll take a color. So the tungsten is represented with the help of a symbol called as W, while gold is represented with the help of the symbol AU. Okay, so these are the two different elements which have been used in the in the biolistic gene gun. And then there is a last one which is which utilizes the capacity of a disarmed pathogen. पैथोजन क्या होता है? जो दूसरे के अंदर बीमारी फैला सकता है, दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है. सो पैथोजन की ये बीमारी फैलाने की कैपेसिटी को खत्म कर देते हैं, इसी वजह से उसको कह रहे हैं डिसआर्म्ड. ठीक है, उसके अंदर की वो प्रोबेबिलिटी को फिनिश कर देते हैं. एंड देन उसके बाद उसके थ्रू आप जो पैथोजन है वो एंट्री तो कर ही सकता है ऑर्गेनिज्म के अंदर, तभी तो वो अपनी पैथोजेनिसिटी फैलाता है. तो उसको पैथोजेनिसिटी उसकी खत्म करके, उसे स्टेराइल करके, देन अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, या जीन ऑफ इंटरेस्ट, और यू कैन से डायरेक्टली द रिकॉम्बिनेंट डीएनए रिप्रेजेंटेड एज आर डीएनए. सो वी आर डन विद द डिफरेंट प्रोसेसेस. अभी हमने सब कुछ इंडिविजुअली पढ़ा था, कैसे फ्रेगमेंट कट होता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की मदद से, देन कैसे फ्रेगमेंट लाइगेज से जुड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्टिकी एंड्स, एंड देन कैसे दूसरे के अंदर इंट्रोडक्शन होगा. अब ये सारे प्रोसीजर, दीज वर द पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पार्ट है ये सारे के सारे. अब वो सारा प्रोसीजर एक साथ एक फ्लो में पढ़ेंगे कि शुरू कैसे होता है एंड देन फिनिश कैसे होता है. सो फ्लो में पढ़ेंगे एंड फ्लो में फिनिश करेंगे. और दिस इज एग्जैक्टली एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट हैपेंस बेसिकली इन बायोटेक्नोलॉजी. इसी के अंदर और भी वेरिएशंस करते रहते हैं बायोटेक्नोलॉजी में हायर एंड में जा जाके, बट ये एक आपका बेसिक आउटलाइन है कि एग्जैक्टली बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है एंड कैसे होता है. सो आप प्रोसीजर वाइज पढ़ते हैं स्टेप के हिसाब से. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ डीएनए. ठीक है, we'll just make rough diagrams just to make a figure in your head so that you remember it better. So सबसे पहले is DNA isolation, जिसके अंदर से जिस भी डीएनए के अंदर वो आपकी जीन ऑफ इंटरेस्ट प्रेजेंट है. अभी हम एग्जांपल के लिए ऐसे लेके चलते हैं कि द जीन, I'll write it here. So the gene which we are working upon is the gene which makes bioplastic. ठीक है, हम बात कर रहे हैं कि हम एक ऐसी जीन के ऊपर काम करेंगे जो बायोप्लास्टिक बनाती है. बायोप्लास्टिक क्या? जनरली आपका प्लास्टिक डिग्रेड नहीं होता. आप थाउजेंड ऑफ ईयर्स के लिए आप प्लास्टिक को किसी मिट्टी के अंदर दबा के रख दीजिए, वो उतने दिनों उतने सालों बाद इवन आपकी जनरेशन खत्म हो जाएगी, आपसे नेक्स्ट जनरेशन खत्म हो जाएगी, उससे नेक्स्ट जनरेशन खत्म हो जाएगी, और हजारों साल बीत जाएंगे, फिर भी प्लास्टिक वैसी की वैसी ही निकल के आती है. सो दैट इज कॉल्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. अब उसी की वजह से पोल्यूशन भी फैल रहा है. पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन इज अ टर्म प्रॉपर. So we want a plastic which can degrade, which can finally destroy itself and finally like moves into the environment, and यहाँ से फिर दोबारा शुरू करेंगे. So that's called as a bioplastic. Bioplastic is the biodegradable plastic. Generally biodegradable plastic 120 days के अंदर खुद खत्म हो जाती है. So there are different genes which are present in numerous organisms responsible for the production of bioplastic. So मान लीजिए आपने वो organism identify कर लिया है जिसके अंदर ये gene present है. ठीक है, और अब आप चाहते हो कि ये बायोप्लास्टिक बहुत सारी बना लो आप, एंड देन कमर्शियल लोग यूज करने लग जाए इसको, एंड देन इट्स वेरी सस्टेनेबल फॉर द एनवायरमेंट. डेफिनेटली दिस इज समथिंग दैट वुड डिक्रीज द पोल्यूशन, दैट वुड इंक्रीज द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ह्यूमंस. सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ओवरऑल वेलबींग. सो शुरुआत करेंगे वहां से जहां से आपने पहले वो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करा.
सो ये हो गया, ये मान लीजिए ये वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर वो जीन प्रेजेंट है विच इज टारगेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ बायोप्लास्टिक। तो एग्जैक्टली सिंगल एक जीन तो आएगी नहीं, जीन के साथ पूरा फ्रेगमेंट आएगा। तो शुरुआत करते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के डीएनए को निकालने से। सबसे पहले जो कुछ है, जितनी भी जीन्स हैं सारी की सारी डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो आप सबसे पहले डीएनए को निकालेंगे। सो डीएनए आइसोलेशन इज द स्टेप 1। देन अब आपका जो डीएनए है वो तो काफी बड़ा होता है, लेकिन मान लीजिए जीन आपकी यहीं पे एक छोटे से हिस्से में प्रेजेंट है, पूरे में थोड़ी जीन प्रेजेंट है। सो आपको वो हिस्सा आइडेंटिफाई करके सबसे पहले आपके डीएनए के छोटे छोटे पीसेस करने हैं, फ्रेगमेंट करना पड़ेगा। इतने बड़े को नहीं काम करेंगे, उस पर काम करेंगे जिस हिस्से में आपको इंटरेस्ट है। सो नेक्स्ट होता है फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन क्या होता है एग्जैक्टली आपको पता ही लग गया, मैंने जो बताया आपको कि फ्रेगमेंटेशन इज द कटिंग ऑफ डीएनए। जो आपका ये बड़ा डीएनए उसको छोटे छोटे हिस्से बना लेंगे। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे हिस्से बन गए। और कौन सी एंजाइम यूज होगी इस छोटे छोटे हिस्से को बनाने के लिए? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एंड यू नो अबाउट दिस राइट। एग्जैक्टली सारी एंजाइम कैसे कैसे फंक्शन करती हैं वो हम पिछले सेक्शंस में पढ़ चुके हैं। अब बस सारे प्रोसेस को एक साथ लेके डिस्कस कर रहे हैं। देन आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप इज, एज यू कैन रीड हियर, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब आपने इतने सारे फ्रेगमेंट तो बना लिए, लेकिन हमें सब में इंटरेस्ट है ही नहीं, हमें सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है जहां हमें जीन मिल जाएगी अपने मतलब की। तो उस जीन को निकालने के लिए सारे फ्रेगमेंट्स को फाइनली सेपरेट करना पड़ेगा। ये आपकी ट्यूब है जिसके अंदर ये सारे फ्रेगमेंट एक साथ प्रेजेंट है। अब आपको इस ट्यूब में से अपने मतलब का फ्रेगमेंट निकालना है। ये भी टेक्निक प्रॉपर पढ़ाई थी मैंने कि कैसे कौन सा फ्रेगमेंट आपको इंटरेस्टेड है उस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को सेपरेट कौन सी टेक्निक से करते हैं। I think if somebody remember, then we can remember the procedure of gel electrophoresis. ठीक है, सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अब डीएनए का मूवमेंट करवाएंगे। एंड जो जितना भारी होगा सेगमेंट वो ऊपर रह जाएगा, जो जितना हल्का होगा सेगमेंट वो नीचे की तरफ ट्रैवल कर जाता है। इसके बेसिस पे आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन से सेगमेंट में इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आपके पास, मान लीजिए हम ट्यूब में ही काम कर रहे हैं, तो आपके पास ट्यूब में वो फ्रेगमेंट आ गया है जिस फ्रेगमेंट में आप इंटरेस्टेड हैं, और वो फ्रेगमेंट आ गया है जिसके अंदर आपकी वो जीन प्रेजेंट है इंटरेस्ट की। देन अब ये जीन आपको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी पहुंचानी है। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप। इस स्टेप पे पहुंचने के लिए, नेक्स्ट स्टेप पे पहुंचने के लिए हमें लाइगेट करवानी है, हमें एक वेक्टर चाहिए, एक व्हीकल चाहिए। ये पहुंचाना है एक नए ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो नए ऑर्गेनिज्म में जाने के लिए व्हीकल चाहिए, मतलब जो ट्रांसपोर्ट करेगा, इसे इसे फर्दर मूव करवाएगा। और व्हीकल कौन काम करते हैं? व्हीकल काम करते हैं प्लाज्मिड। आपको बताया था प्लाज्मिड भी वर्क करते हैं एज वेक्टर्स, एंड बैक्टीरियोफाज भी वर्क करते हैं एज वेक्टर्स। तो उनमें से किसी ना किसी में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टडीज इन्वॉल्व द यूजेज ऑफ प्लाज्मिड वेक्टर। सो इट डिपेंड्स कि लाइक उस पर्टिकुलर टाइम पे उस पर्टिकुलर कंडीशन में किसकी तरफ मूव करना चाहते हैं एंड कौन सी चीज आपको ज्यादा फेवरेबल लग रही है। इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियो प्लाज्मिड्स आर मोस्ट इजीली अवेलेबल, सो उन्हीं के ऊपर काम किया जाता है। सो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड ओनली। मैं एक साथ फिर आपको एक साथ सारे स्टेप्स भी दिखाना चाहती हूँ। अब आपको व्हीकल चूज करना है। जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि हम प्लाज्मिड के साथ काम करेंगे। जो आपका प्लाज्मिड है, अब आपको अपने प्लाज्मिड के अंदर अपनी जीन डालनी है, ये फ्रेगमेंट अटैच करना है। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लाज्मिड है, इसके अंदर वो सारी साइट्स होंगे जो मैंने पहले मेंशन करी थी। ओआरआई होनी चाहिए, ओआरआई होनी कंपलसरी है, उससे पहले काम नहीं बनेगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वही करती है। देन आपको सिलेक्टेबल मार्कर्स चाहिए जिससे पता चलेगा कि किस में जीन गई और किस में जीन नहीं गई। तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन भी यूज कर सकते हैं, या फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन वाला प्रोसेस यूज कर सकते हैं विद द यूज ऑफ द एंजाइम कॉल्ड एज बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो जो प्रेफरेबल हो उसकी तरफ बढ़ेंगे। ये आपका प्लाज्मिड, ये आपने फाइनली यहाँ पे जीन ऐड कर दी। जो जीन ऐड करते हैं वो किस वाली एंजाइम की मदद से करते हैं? लाइगेज। अब हम कौन से स्टेप पे आ गए? लाइगेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट इनटू द वेक्टर। हमने लाइगेशन करवा दिया, कौन सी एंजाइम की मदद से? लाइगेज। नेक्स्ट स्टेप, अब आपका वेक्टर रेडी है, आपको कहां जाना है? होस्ट के अंदर। ठीक है, ये आपका वेक्टर रेडी है, और मान लीजिए ये आपका ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर आपको जाना है, जिसके अंदर आपको ये प्लाज्मिड डालना है।
ओके, लेट्स मेक अ बिगर वन जस्ट बिकॉज वेक्टर ही बहुत बड़ा लग रहा है उससे, तो लेट्स मेक अ बिगर वन। ठीक है, इसके अंदर आपको ये वाली जीन फाइनली डालनी है इस प्लाज्मिड के थ्रू, तो ये आप इसमें मूव कराते हैं। लेकिन अभी मैंने बताया था लास्ट क्लास में, मूव कराना इतना आसान नहीं होता। मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स वाला पैटर्न शुरू कर सकते हैं, पोर्स के थ्रू मूव करवा सकते हैं। एंड पोर्स किसकी मदद से आते हैं? कैल्शियम इज बेसिकली मोस्ट यूज्ड फॉर दिस, कॉल्ड एज अ डाइवेलेंट कैटायन है ये, इसको यूज करते हैं। इसके अलावा और भी टेक्निक्स बताई थी, माइक्रो इंजेक्शन कर सकते हैं, जीन गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर योर ट्रांसफर। वंस दिस इज ट्रांसफर्ड, अब क्या करेंगे? अब मान लीजिए ये आपका बैक्टीरिया है, ये आपका नया बैक्टीरिया जिसके अंदर आप मान लीजिए, और यहाँ इसका ये प्लाज्मिड आ गया जिसके अंदर ये जीन प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन बन गया। अब ये ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर एक नया डीएनए प्रेजेंट है। सो दिस इज हाउ योर रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन इज प्रेजेंट। अब इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं, इसको बहुत सारा खाना देते हैं, फूड, जिससे इसको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। इसके अलावा इसकी कोई गैसेस की रिक्वायरमेंट होती है, इसे ऑक्सीजन चाहिए या इसे CO2 चाहिए या इसको पानी चाहिए, या फिर इसके अलावा इसके अंदर पीएच मेंटेन करके रखना पड़ेगा ताकि ऑर्गेनिज्म फ्लरिश करता रहे, तो वो करते हैं। एंड देन ये आपको एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि इसके अंदर अब वो जीन आ चुकी है जो बायोप्लास्टिक बनाएगी, सो अब क्योंकि ये एज अ प्रोडक्ट ये आपको बार बार आपको बायोप्लास्टिक बना के देता रहेगा। सो इस तरीके से फाइनली आपको मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस। अब हर स्टेप को, जितना हमने बहुत ज्यादा डिटेल में जिन जिन को डिस्कस कर लिया, उन्हें अवॉइड करेंगे, बाकी सबको रिवाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। सो आई विल जस्ट जूम आउट फॉर यू एंड यू कैन जस्ट लुक एट द होल सिनेरियो जैसा हमने बात करी है। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से शुरू हो रहा है, डीएनए आइसोलेशन करेंगे सबसे पहले, देन फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन के बाद आइसोलेशन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, फिर प्लाज्मिड को एज अ वेक्टर, एज अ व्हीकल यूज करेंगे ताकि अपनी जीन ट्रांसफर कर पाए। जीन ट्रांसफर करने के लिए सेल को कॉम्पिटेंट बनाना बहुत जरूरी है। सेल को कॉम्पिटेंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइक देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिनके बेसिस पे कर सकते हैं, जिसके अंदर सबसे मोस्ट कॉमन मेथड इज यूसेज ऑफ कैल्शियम डाइवेलेंट कैटायन। देन आपके पास रिकॉम्बिनेंट स्ट्रेन आ गया जिसके अंदर आपके मन की जीन आ चुकी है। देन उस स्ट्रेन को कल्चर करते हैं। कल्चर करने का मतलब है आप अब उसको एक मीडिया प्रोवाइड करोगे जिसके अंदर वो ग्रोथ करेगा, फ्लरिश करेगा। सो वो ग्रोथ करता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट फूड, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, CO2, पीएच, वाटर, जो कुछ भी चाहिए वो प्रोवाइड करते हैं। एंड देन फाइनली आपको अपना प्रोडक्ट, जो हम अपने केस में एग्जांपल लेके चल रहे थे बायोप्लास्टिक का, मिल जाता है। This is how biotechnology works. And now we are going to discuss some steps in detail. Some were already done. So उनको avoid करेंगे, जो जो नहीं पढ़े बस उनको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. So let's just zoom in again to the section. Now the first step is, जो मैंने पहले अभी तक डिटेल में नहीं बताया है, the first one is isolation of genetic material. मैंने बताया ना कि आपने वो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई कर लिया जिसके अंदर आपके मतलब की जीन ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन आपको उसका डीएनए तो निकालना ही पड़ेगा, और डीएनए निकालने का तरीका होता है, देयर इज अ प्रोटोकॉल दैट वी फॉलो इन लैब थ्रू विच द डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, सो वी नीड टू फॉलो दैट। सबसे पहली चीज, अगेन इसको भी थोड़ा सा एक बेसिक एग्जांपल के रफ डायग्राम के बेसिस पे समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है, कोई बैक्टीरिया है, कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। सो लेट्स टेक एग्जांपल है कि ये बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के अंदर या फिर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर आपको इतना तो पता है कि न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल है। और न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? एग्जांपल है डीएनए या आरएनए। तो या तो डीएनए प्रेजेंट होगा या आरएनए प्रेजेंट होगा, एंड दिस इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट डाउट। मतलब हमेशा न्यूक्लिक एसिड ही होता है जो आपका सारा का सारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन अपने अंदर रखता है। ठीक है, मेजोरिटी के अंदर ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए होता है। मेजोरिटी के अंदर ये जो न्यूक्लिक एसिड है वो डीएनए होता है। दैट इज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन दैट कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ अ सेल। जब आपको फाइनली इस डीएनए को कट करना है और निकालना है सेल के अंदर से, तो आपका ये जो डीएनए है इट हैज टू बी प्योर। एंड जब मैं प्योर कह रही हूँ इसका मतलब है कि इसके साथ और कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ डीएनए चाहिए। लेकिन सेल के अंदर सिर्फ डीएनए नहीं होता,
सेल के अंदर और भी बहुत सी चीजें होती हैं, ठीक है। सेल के अंदर ऑर्गन, छोटे छोटे ऑर्गन्स होंगे आपके, जितने भी आपने ऑर्गन्स पढ़े हुए जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, तो ये सब होंगे। इसके अलावा सेल के अंदर आरएनए, सॉरी, सेल के अंदर प्रोटीन, सेल के अंदर मेम्ब्रेन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये जो सारा का सारा आपका सेल है, इसके ऊपर इतनी सारी मेम्ब्रेन्स, आपको ये सारी मेम्ब्रेन तोड़नी पड़ेंगी, डीएनए तक पहुंचना पड़ेगा, डीएनए को बाकी मैक्रोमोलिक्यूल से अलग करना पड़ेगा, ठीक है। इसके आसपास जो और मैक्रोमोलिक्यूल्स है उसे भी अलग करना पड़ेगा। तो कैसे प्रोसीजर चलेगा, सबसे पहले बाहर की सबसे पहले बाहर की सेल मेम्ब्रेन को तोड़ना है ताकि हम अंदर पहुंच पाए। अंदर पहुंचने के बाद डीएनए के आसपास जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल हैं उनको उससे सेपरेट करना पड़ेगा। अब जनरली कौन से मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, आरएनए हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, कुछ शुगर्स होते हैं जैसे पॉलीसेक्राइड्स हो गया, उसके अलावा कुछ लिपिड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। लिपिड्स मतलब फैटी मटेरियल जो होता है। इनमें से जो कुछ भी होगा आपको सब कुछ डीएनए से अलग करना है, तभी आपका डीएनए प्योर फॉर्म में आएगा एंड देन फर्दर प्रोसेसिंग हो पाएगी। उससे पहले डीएनए को रखने का कुछ खास बेनिफिट नहीं होगा। So this can be achieved by treating the bacterial cells with certain enzymes। या जिस भी सेल पे आप काम कर रहे हैं, बैक्टीरिया का सेल है, प्लांट का सेल है, एनिमल का सेल है, आप जिस भी सेल पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये काम करने से पहले आपको डीएनए को प्रॉपर प्योर फॉर्म में लाना पड़ेगा। लाने के लिए, इस पर्टिकुलर फॉर्म में लाने के लिए डीएनए को ट्रीट करते हैं कुछ कुछ एंजाइम से। जैसे सबसे पहले तो आपको मेम्ब्रेन तोड़नी है, बाहर की सेल मेम्ब्रेन तोड़नी है, तो उसके लिए एंजाइम लगती है। कौन कौन सी एंजाइम यूज कर सकते हैं, जैसे बैक्टीरिया है तो लाइजोजाइम यूज कर सकते हैं, लाइजोजाइम मेम्ब्रेन तोड़ देगी, सेल के मेजर बाकी चीजों को अलग कर देगी। देन प्लांट सेल है तो प्लांट सेल में बाहर की मेम्ब्रेन सेल्यूलेस की बनी होती है, तो सेल्यूलोस की बनी होती है, तो उसे तोड़ने वाली एंजाइम का नाम है सेल्यूलेस। लेकिन अगर आप फंगस पे काम कर रहे हैं तो उनकी मेम्ब्रेन में बाहर काइटिन प्रेजेंट होता है, एंड काइटिन को तोड़ने के लिए एंजाइम लगती है काइटिनेस। तो स्टेप 1 कंप्लीटेड। आपको इनमें से अपने मॉलिक्यूल के हिसाब से आप किस ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपको अपनी एंजाइम चूज करनी है। देन फाइनली आपको पता है कि आपकी जीन्स जो है आपके डीएनए पे प्रॉपर अटैच होती है। जैसे आई मेक अ डायग्राम, ये आपका डीएनए हो गया, और इस पे इधर उधर इधर उधर आपकी जीन्स प्रेजेंट है सारे में। लेकिन ये जो आपका डीएनए होता है वो प्रोटीन्स के साथ लगा होता है, इसके साथ प्रोटीन्स अटैच्ड होते हैं दोस्त। अब जैसे मैं जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन्स है, द बिग वंस आर द प्रोटीन्स। तो आपका डीएनए जो है प्रोटीन्स के साथ इंटरवाइन करके प्रेजेंट होता है, एंड आपके डीएनए पे होती हैं जीन्स, तो आपको ये प्रोटीन भी दूर करने हैं। ये जो प्रोटीन्स होते हैं इनका नाम होता है हिस्टोन्स, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन है इनका नाम है हिस्टोन। तो ये प्रोटीन्स आपको अपने डीएनए से अलग करने हैं क्योंकि आपको मेजरली फर्दर जीन के ऊपर काम करना है। सो इसके बाद आप अपनी कुछ कुछ एंजाइम्स और यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटीन हटानी है तो प्रोटीन के लिए एंजाइम होती है प्रोटीएस, ठीक है। डिफरेंट प्रोटीन्स को हटाने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीएसेस होती हैं, बट इन जनरल यूनिवर्सल प्रोटीएस आती है जिसे हम यूज कर सकते हैं और मेजर प्रोटीन्स हट जाएंगे, ठीक है। तो प्रोटीएस इज अ एंजाइम दैट कैन बी यूज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस। इसके अलावा कभी कभार आई जस्ट मेंशन डीएनए के साथ इम्प्योरिटी आ जाती है, किस चीज की, डीएनए के साथ इम्प्योरिटी आ जाती है आरएनए की। तो वो आरएनए भी आपको अलग करना पड़ता है। आरएनए के लिए जो एंजाइम यूज होती है वो होती है राइबोन्यूक्लियेस। सो राइबोन्यूक्लियस से ट्रीटमेंट देंगे तो आरएनए हट जाएगा। इसी तरीके से और भी मॉलिक्यूल्स हैं जो हिंडर कर सकते हैं एंड देन दे कैन बी रिमूव्ड, एंड उनको रिमूव करने के बाद ये जो सारा आइटम है इस सबको प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। मैं आपको अब ये चीज दोबारा से एक बार अच्छे से बना के बताती हूँ, ठीक है। जैसे अब ये मानिए कि ये आपके ट्यूब है, इस ट्यूब के अंदर आपका सेल है, वो सेल है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है। आपने पूरा सेल तोड़ लिया है, ठीक है। सेल कैसे तोड़ेंगे, अलग अलग एंजाइम बताई थी, लाइजोजाइम, काइटिनेस, सेल्यूलेस। जिस भी सेल पे काम कर रहे हैं उसके हिसाब से एंजाइम चूज करेंगे। अब इसके बाद आप इसको अलग अलग और भी एंजाइम से ट्रीट करेंगे। आरएनए हटाना है तो आरएनएस, राइबोन्यूक्लियस या आरएनएस बोलेंगे उसे, या फिर और प्रोटीन हटाने हैं तो प्रोटीएस से ट्रीटमेंट देंगे। इन जनरल ये सारी चीजें सेल्स के अंदर होती ही होती हैं, तो इन एंजाइम से ट्रीटमेंट तो हम देते ही जरूर है। देन फर्दर बात आती है कि ये सारी चीजें टूट टूट के आपके सोल्यूशन में आ गई हैं।
ठीक है, लेकिन आपको सोल्यूशन से सिर्फ डीएनए चाहिए, ये टूटा हुआ सामान नहीं चाहिए, तो इसका कर देते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन किस में होता है? देयर इज अ मशीन कॉल्ड एज अ सेंट्रीफ्यूज। ये मशीन बहुत तेजी से हाई रोटेशन पे घूमती है, एंड घूम घूम के जो मेन डेब्रिस वाला सब्सटेंस है जो आपको नहीं चाहिए वो नीचे सेटल हो जाता है और ऊपर की तरफ लिक्विड आ जाता है। तो प्रेसिपिटेशन के बाद कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे जैसे आपका इकट्ठा हो जाएगा सामान और यहाँ पे लिक्विड होगा ऊपर की तरफ। तो बस अगर आपको लिक्विड में इंटरेस्ट है तो आप लिक्विड ले लेते हैं, अगर आपको नीचे वाले सेट पैलेट में इंटरेस्ट है तो आपको पैलेट पे काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका सेपरेशन हो जाता है। एंड एक बार जस्ट आपने देख लिया कि कैसे बताया, देन यू कैन लुक एट दिस। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना डीएनए ऐसे फाइन थ्रेड्स के फॉर्म में दिखाई देता है, एज यू कैन लुक ऑन द स्क्रीन, एज यू कैन लुक ऑन द डायग्राम। ये आपका सस्पेंशन वाला टाइम है जिस टाइम पे सारी चीजें अलग करी जा रही हैं, एंड देन डीएनए निकालना है थोड़े टाइम में, एंड देन इस तरीके से डीएनए का कलेक्शन एकदम ऐसे इकट्ठा होकर डीएनए आपके पास आ जाता है। सो दिस इज हाउ आप सबसे पहले अपने इंटरेस्ट वाले ऑर्गेनिज्म के अंदर से डीएनए निकलवाते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, आपको इस तरीके से आपका डीएनए मिल जाता है। एंड एग्जैक्टली एक पूरा पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं हम लैब में इसके लिए। दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस राइट नाउ, बट जस्ट टू इंक्रीज योर इंटरेस्ट एंड जस्ट टू लाइक मेक यू अवेयर लैब में हम कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं, कैसी कैसी ट्यूब्स वगैरह यूज करते हैं। एक थरो देखने के लिए बस 2 मिनट के लिए एक छोटी सी वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने जो बताया वही किया जा रहा है, एंड स्पेसिफिकली कुछ कुछ नाम पता लगेंगे। जहां पे मुझे लगेगा देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू टेल यू, वी विल डेफिनेटली जस्ट स्टॉप एट दैट पोजिशन एंड देन मूव फर्दर। सो लेट्स गो टू द वीडियो। This is the starting. The first stage, cell dissolution. Prepare 10 microliters of RNase enzyme and add them to the DNA sample. Add 700 microliters of dissolution to the sample. Place the sample in the water bath at 37 degrees centigrade for an hour. So यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसने कहाँ से स्टार्ट किया है कि आपके पास सेल है, उस सेल को फर्स्ट ऑफ ऑल तोड़ना है। मैंने बताया था पहले बाहर की मेम्ब्रेन तोड़नी कंपलसरी है। तो वो डिसोल्यूशन जो हो रही है, वो डिसोल्यूशन का बफर आता है किट के अंदर, बनी बनाई किट होती है, कई बार आप सब कुछ खुद बनाते हो, तो ये डायरेक्टली किट के थ्रू बता रहा है। बट हाँ, आप खुद भी हर चीज बना सकते हो, डिसोल्यूशन बफर बनाया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम्स। वो लाइजोजाइम की मदद से ही बनाते हैं, लेकिन अगर आप जैसे फंगस पे काम कर रहे हैं तो काइटिनेज की मदद से बनाएंगे। तो एंजाइम आपके हिसाब से चूज करोगे आप, एंड देन डिसोल्यूशन बफर बनाओगे। सो डिसोल्यूशन बफर बनाओगे, उसके अंदर आरएनएस भी डाली, एंड देन अब आपका सेल टूटेगा। तोड़ने के लिए एक वाटर बाथ, मतलब कुछ नहीं होता, इट्स अ बिग वेसल जैसा स्ट्रक्चर है, इसके अंदर पानी होता है, एंड वो पानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप मेंटेन करते हो। उस पानी से टेम्परेचर मिलेगा, डायरेक्ट हीट नहीं दे सकते, डीएनए खराब हो जाता है। इसी वजह से वाटर बाथ के अंदर, मतलब उस पानी के थ्रू वो हीट ट्रांसफर करते हैं। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टेम्परेचर नहीं दे सकते, प्रॉपर पानी के थ्रू, इस तरीके से मूवमेंट के थ्रू आप फाइनली टेम्परेचर देते हो अपने डीएनए को, एंड देन जो आपकी मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है और डीएनए बच जाता है। The second stage, precipitation. Add 10 microliters of the proteinase K enzyme and mix it with the samples several times with a pipette. Mix the samples well with the mixer for 15 seconds. Avoid creating bubbles in the sample. मैंने बताया था प्रोटीनेस इज द वन विच हेल्प्स इन गेटिंग रिड ऑफ प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स हटाने के लिए इसने प्रोटीनेस डाल दी। एंड देन ये मिक्सिंग जो ये एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट पे कर रहा है, ये इंस्ट्रूमेंट कुछ नहीं करता है, बस सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर एक रोटर लगा हुआ है जो घूमता रहता है, तो उस पर आप अपनी ट्यूब रख देते हो एंड वो घूमती रहती है। कोशिश करनी चाहिए कि बबल्स ना आ जाए, अदरवाइज आपका डीएनए उन बबल्स के थ्रू भी, मतलब उन बबल्स में ट्रैप रह जाएगा और बाकी सोल्यूशन में आपको कोई मतलब की चीज नहीं होगी। तो कोशिश करनी चाहिए कि बबल्स कम से कम आए। इसीलिए मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस बता रही हूँ कि लैब में हम ये प्रैक्टिस करते टाइम अपने हाथ से भी मिक्सिंग करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम मशीन ही यूज करें, एंड हाथ से स्लो स्लो मिक्सिंग करते हैं ताकि बबल ना आ पाए। Place the sample in the water bath at a temperature of 56 degrees centigrade for 2 hours. Add 700 microliters of phenol, chloroform, and amyl alcohol in the ratios of 1 to 24 to 25, and mix the solution with the sample several times using a pipette.
Place the sample in the centrifuge and set it to 13,000 cycles per minute for 10 minutes at a temperature of 4 degrees centigrade to isolate the contents of the tube to 2 layers. Remove the top layer using the pipette, then place it in the clean tube. Repeat steps 7, 8, and 9 twice. ऊपर वाली लेयर इसलिए लिए क्योंकि आपका डीएनए हल्का हो जाता है एंड देन वो ऊपर वाली लेयर में ही आता है, तो बस हम ऊपर वाली लेयर को ले लेते हैं एंड इस तरीके से बाकी वाले सेक्शन को लगातार फिनॉल, क्लोरोफॉर्म और अमाइल अल्कोहल से ट्रीट करते रहते हैं. दिस इज जस्ट फॉर द सेपरेशन. ये सिर्फ सेपरेशन की टेक्निक है. Add 700 microliters of chloroform to the sample you have removed. Place the sample in the centrifuge and set it to 13,000 per minute for 10 minutes at a temperature of 4 degrees centigrade to isolate the contents of the tube to 2 layers. Remove the top layer using the pipette, then place it in the clean tube. Repeat steps 11, 12, and 13 once again. The third stage, purification. Add a solution of sodium acetate with a concentration of 3 molar, a tenth of the size of the sample, to the sample. Add an ethanol solution with a concentration of 95%, double the size of the sample, to the sample. सो डीएनए आइसोलेट हो चुका है स्टेप तक, बस अब आपको प्यूरिफाइड फॉर्म में लेके आना है उसको, तो इसलिए एक सोडियम वाले सॉल्यूशन से ट्रीटमेंट दिया और एक बार इथेनॉल से ट्रीटमेंट देंगे. सो जो कुछ भी गलत होगा वो फाइनली इवेपोरेट होगा इथेनॉल के साथ, बाकी सारी चीजें आपके पास प्योर फॉर्म में डीएनए आ जाएगा. Mix the content of the tube by turning it. Then leave it to precipitate at a temperature of 70 degrees centigrade for a whole day, 1,000 cycles per minute, for 30 minutes at a temperature of 4 degrees centigrade. एक दिन पूरा छोड़ने के बाद अगले दिन फिर एक बार और दोबारा से प्रेसिपिटेट करते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर और इन कंडीशंस पे करते हैं, एंड देन फाइनली यू हैव इट. Pour the floating material into a wastebasket. Retrieve the remaining material using a pipette. Then place it in the clean tube. Add 700 microliters of ethanol, 70%. Then mix it by pressing gently to prevent damage. Place the sample in the centrifuge and set it to 13,000 cycles per minute for 10 minutes. The liquid is poured into the wastebasket, and the remaining is retrieved using the pipette gently to preserve the sample. Dry the sample in the air. Dissolve the DNA sample in the solution regulator and mix it with the sample several times using the pipette. Now you have a DNA sample and can use it in other operations. So let's just go back to our notes only. So this is how finally you get your DNA. And जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन है, ये जो आपको जिस तरीके से दिख रहा है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ डीएनए निकलता है तो इतना ज्यादा क्लीन डायरेक्टली आंखों से दिख पाता है. अदरवाइज बहुत अगर माइन्यूट निकलता है तो आपको ये चीज पाइपेटिंग करते में महसूस होगी कि हाँ देयर इज समथिंग जेल लाइक थिक स्ट्रक्चर इज देयर, बट हाँ इतना एग्जैक्टली आंखों से नहीं दिख पाता है. दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस एज आई एम टेलिंग, जस्ट बिकॉज जो प्रोसीजर बताए जाते हैं एज कम्पेयर टू एग्जैक्टली जो प्रोसीजर होते हैं लैब में जब हम प्रैक्टिकली करते हैं, दे आर अ लिटिल डिफरेंट. ठीक है, सो वो अपनी लिमिटेशन है, वो अपनी शॉर्टकमिंग्स हैं that you get to finally understand. So let's see each other in the next class. Thank you.